हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 11वीं के फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर देखेंगे। आप सबको पता ही है कि एमपी बोर्ड की अर्धवार्षिक परीक्षाएं बहुत ही जल्द शुरू होने वाली हैं, तो सिलेबस आधारित संपूर्ण प्रश्नोत्तर का ये सीरीज हमारे द्वारा चलाया जा रहा है। तो चैनल पर सभी वीडियोज़ आपको पार्ट 1, 2 का मिल जाएगा। ये पार्ट 3 रहने वाला है क्योंकि इसके पिछले पार्ट्स में हमने 2 अंक के प्रश्न, कुछ 3 अंक के प्रश्न देखे थे और 4 अंक के। इस वीडियो में हम आगे के जो छूट गए थे, जो 4 और 5 अंक के बड़े वाले प्रश्न हैं, वो देखेंगे, विद सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका सिलेबस रहता है इसका हाफ ईयरली एग्जाम का, मतलब इस बार के लिए जो है वो इस प्रकार से है। ठीक है, आपके ये सभी अध्याय आपके पूछे जाने हैं, यानी कि 11 अध्याय तक आपका पूछे जाना है। इनमें आप देख सकते हैं ये 2 अंक के जो प्रश्न हैं, ठीक है, ये सभी मैंने बता दिए हैं। आप पिछला वीडियो देख के कंप्लीट कर सकते हैं। ये 3 अंक के प्रश्न भी हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं विद आंसर्स, और हमें देखना है अब 4 व 5 अंक के प्रश्न। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ से हम शुरू करते हैं। याद रखें आप लोग, ये पार्ट 3 रहने वाला है। पार्ट 1 और 2 आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट आप लोग देख सकते हैं चैनल पे जाके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न है, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल भी इसमें रहने वाले हैं। ठीक है, जो न्यूमेरिकली वाले क्वेश्चन भी हैं वो भी इसमें है। तो देखिए, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ पारवलयाकार होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार ये पूछा गया है, रिपीटेड है, तो इसको अच्छे से कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पर हल, प्रक्षेप गति क्या होती है। यदि किसी पिंड को किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है, तो पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पर गति करता हुआ पृथ्वी की अन्य स्थान पर लौटकर गिराता है। इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि कोई पिंड आपने इस प्रकार से, किसी पिंड को यहाँ पर आपने यहाँ से खड़े होकर फेंका, तो वो इस प्रकार से गति करते हुए पृथ्वी पर ऐसे गिरेगा। ठीक है, कुछ दूरी पर जाके गिरेगा, क्योंकि ये पहले तो जाएगा, जैसे आपने फेंका है तो वो कुछ चला जाएगा, फिर एक पॉइंट के बाद वो नीचे आना शुरू कर देता है, क्योंकि वहाँ पर उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। गुरुत्व के अधीन लिखा हुआ है यहाँ पर, गुरुत्वाकर्षण त्वरण के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पर गति करता हुआ पृथ्वी के अन्य स्थान पर लौटकर आ गिरता है। ठीक है, तो ये जो गति हो रही है इसको ही प्रक्षेप गति कहते हैं। ठीक है, अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखिए, इसको हम वाई एक्सेस मान लेते हैं, इसको एक्स अक्ष मान लेते हैं, और फिर यहाँ से जैसे हमने कोई वस्तु यहाँ से फेंकी तो उसको हम इस प्रकार से दर्शाते हैं, यू से हम दर्शा देते हैं। फिर यहाँ पर एक कोण बनता है, उसको हम थीटा बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिए इस पॉइंट को हम 0 बोल सकते हैं, जैसे कि इसमें आपको दिख रहा होगा। और जो हाइट आपको दिख रही है, जो उसकी मैक्सिमम हाइट है, वो कितनी पिंड गया है, तो उसको हम एच दे देते हैं नाम। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये एच लिखा हुआ है, तो ये ठीक है, और ए पॉइंट दे दिया जहाँ से वो नीचे की तरफ जा रही है। तो ये सब इसमें आप देख सकते हैं, पूरा इसमें समझाया गया है। देखिए, माना एक पिंड बिंदु ओ से यू वेग पर कोण थीटा बनाते हुए प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पर जो कोण है, कोण का नाम थीटा आप लिख सकते हैं, बनाते हुए प्रक्षेपित किया जाता है। तो स्थिर क्षैतिज वेग, यानी यहाँ जो क्षैतिज वाला वेग रहेगा, जो यहाँ से जैसे अपन ने फेंका, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, ठीक है, यहाँ पर उसको उस क्षैतिज वेग से जो कोण बन रहा है, तो उस क्षैतिज वेग से यू एक्स जो हो जाएगा, ये आपको दिख रहा होगा यू एक्स, ये क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा। ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर वेग, ये वाला जो वेग हो जाएगा, ये यू वाई, ये क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। फिर हमें क्या करना होता है, उड्डयन काल के कितने समय तक, ठीक है, प्रक्षेप को ओ से बी तक जाने में मतलब कितना समय लगा। जैसे इस बिंदु से इस बिंदु तक कोई भी वस्तु हमने फेंकी तो कितना समय लगा, तो ये उड्डयन काल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाँ, उड्डयन काल टी बराबर ओ से ए तक तथा ए से बी तक पहुँचने का समय। ठीक है, ओ से ए तक और ए से बी तक, जैसे कि ये आपका ओ है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना लगा, पर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा, ये हमें बताना रहता है। तो इसमें 2 गुणे ओ ए। ठीक है, क्योंकि जितना समय यहाँ से लगा उतना यहाँ से लगेगा। ठीक है, तो 2 गुणे ओ ए, और ओ ए तक पहुँचने में टी टाइम लगा, हमने ऐसा मान लिया। ठीक है, तो टी बराबर
माइनस 2t। ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति के लिए ऊपर की ओर गति होती है। ठीक है, तो आपका यू वाई हो जाएगा वाई साइन थीटा, और ये वाई आपका इसमें जो गुरुत्वीय त्वरण लगेगा वो जी। माइनस क्यों है? क्योंकि ये ऊपर की तरफ लग रहा है। उसके बाद टी, ये हमारा यहाँ से इस समीकरण से टी बराबर 2t था, तो यहाँ पर हमारा स्मॉल टी बराबर t/2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अब समीकरण, तो उसी समीकरण में आपको ये गति का समीकरण लगा देना है। उसमें आपको जो जो मान है वो रख देने हैं, और इस प्रकार से जो उद्यन काल का जो सूत्र आ जाएगा 2u sin θ/g आ जाएगा। ठीक है, क्षैतिज परास के लिए भी देख सकते हैं, क्योंकि ये सब आपको व्यंजक निकालने के लिए आपको एग्जाम में देता है, तो इसलिए ज़रूरी है ये। ठीक है, प्रक्षेपण बिंदु से पृथ्वी तल के टकराने की क्षैतिज दूरी को प्रक्षेप का क्षैतिज परास कहते हैं। क्षैतिज परास बराबर क्षैतिज वेग गुणा उड्डयन काल। तो क्षैतिज वेग कितना था? अभी u cos थीटा था, यहाँ पर हमने देखा था ये u cos थीटा था। ठीक है, और उसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? उड्डयन काल का, तो हमारा ये क्षैतिज परास r निकल आता है। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। अधिकतम ऊंचाई के लिए भी व्यंजक देखिए, अधिकतम ऊंचाई जो h यहाँ पर मानी गई है, इसके लिए भी व्यंजक देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर समीकरण लगाया s ut प्लस 1/2 at²। यहाँ पर s की जगह पर h रख देंगे। ठीक है, u की जगह पर uy क्या है? u sin थीटा है, और ये सब वैल्यू रखने के बाद आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा h u² sin² θ/2g। ठीक, उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन आते हैं। अभिकेंद्रीय त्वरण किसे कहते हैं? अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है? वृत्तीय गति में कोई भी वस्तु ऐसी करती है, तो रेखीय वेग व कोणीय वेग के गुणनफल को अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। अब रेखीय वेग और कोणीय वेग के गुणनफल को, तो यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर मान लिया कोई कण आर है, कोई कण आर त्रिज्या के वृत्तीय वृत्त पर एक समान कोणीय वेग ओमेगा से गति कर रहा है। ठीक है, तो ओमेगा हमने मान लिया एक समान कोणीय वेग से गति कर रहा है। समय अंतराल टी पर जब वह बिंदु पी से क्यू तक जाता है, यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो उसका वेग v1 से v2 हो जाता है। यहाँ से शुरू किया था तो v1 था यहाँ से, और फिर यहाँ से एक रहा v2, फिर यहाँ से कटेगा, ऐसे उसको बदलता रहेगा। ठीक है, कण की चाल नियत है, अर्थात v1 = v2 यानी कि v। तो जो भी उसकी चाल यदि सेम है तो वेग सेम रहेगा। ठीक है, टी समय अंतराल में केंद्र O पर आंतरिक कोण तथा स्पर्शी रेखाओं के बीच का कोण थीटा है। ठीक है, ये कोण यहाँ पर बन रहा है, आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, ये ऐसे ही बनेगा हर बार। एंगल हम जब देखेंगे यहाँ से बनाएंगे तो इसमें कोण ऐसे ही थीटा बनेगा बार बार। ठीक है, तो कोणीय वेग क्या है? कोणीय वेग का जो सूत्र होता है ओमेगा बराबर θ/t। ठीक है, तो थीटा ओमेगा × t हो जाएगा। टी सेकंड में वेग परिवर्तन हो जाएगा del v = v2 - v1। ठीक है, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, और उसके बाद थीटा लगा देंगे, तो del v अपॉन में v1 = del v अपॉन v2, या थीटा = del v/v। समीकरण 1 2 से ले लेंगे, ओमेगा t = del v/v, और इस प्रकार से जो आ जाएगा ये आपका अभिकेंद्रिय त्वरण, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल करते हैं हम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका अभिकेंद्रिय त्वरण जो हो जाएगा v² r हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 20 ग्राम की गोली 900 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक रेत के ढेर में 25 सेंटीमीटर तक घुस जाती है। गोली में उत्पन्न मंदन ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पर दिया गया है गोली का द्रव्यमान कितना दिया गया है, m 20 ग्राम्स दिया गया। ठीक है, गोली का वेग भी दिया गया है, गोली में उत्पन्न मंदन ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें अपन ने फॉर्मूला लगा दिया। जो पहले तो हम इसको इस वेग को सेंटीमीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, तो ये हमने 900 में 1000 का गुणा कर दिया सेंटीमीटर में बदलने के लिए, फिर 100 का गुणा कर दिया, और बटे में 60 का, 60 × 60। ठीक है, ये घंटा है तो उसको सेकंड में बदलने के लिए, तो ये 25,000 सेंटीमीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। उसके बाद समीकरण लगा देंगे v² = u² प्लस 2as जो होता है, तो अपन को 2a और s जो है
यहाँ पर ये इसमें कुछ मिस्टेक रहती है शायद। यहाँ से देखिए आप वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसमें मंदन याद करना है तो वी स्क्वायर तो इसमें 0 रहेगा इनिशियल वेलोसिटी। और उसके बाद यू स्क्वायर इसमें अपना ये है, गोली का भी कितना है 25,000, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 2a और s इसमें 25 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये कितने सेंटीमीटर अंदर तक जाती है वो इसमें लिखना है तो 25। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करने पर जो आपका a आ जाएगा वो आ जाएगा 5×10⁵ सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप त्वरण निकाल सकते हैं उस गोली का। वैसे ये त्वरण ही है, मंदन है वैसे तो, क्योंकि जब नेगेटिव दिशा में कोई भी त्वरण होता है तो वो मंदन कहलाता है। तो इसको हम इसलिए तो इसमें माइनस में लिख रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये माइनस में है। ठीक है, ये माइनस लगा दिया ना यहाँ पे, तो ये मंदन हो जाता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 किलोमीटर दूर जाकर रुकता है। इस प्रक्रिया की अवधि में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है, तो उसकी गति के विपरीत सड़क द्वारा साइकिल पर किया गया कार्य बताइए। दिया गया है आपको, बल दिया गया है, इसमें दूरी दी गई है, थीटा आपको पता है। ठीक है, थीटा कैसे पता है, फिसलता हुआ तो वो उसका थीटा ऐसे ही रहेगा सीधा, क्योंकि सीधे फिसल रहा है वो, तो 180 हो जाएगा। तो अपन को इसमें वर्क डन निकालना है, कार्य, तो कार्य का सूत्र होता है W = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, S डिस्प्लेसमेंट है, F फोर्स होता है, बल होता है, F जो है F बल है, S विस्थापन है। अब थीटा भी इसमें 180 है तो cos थीटा लगा देंगे, cos थीटा की वैल्यू -1 और 200 × 10, क्योंकि 200 हमारा बल है और 10 मीटर तक जाता है वो, तो -2000 जूल जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए छठवां क्वेश्चन है, क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक गेंद प्रारंभिक वेग 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। अधिकतम ऊंचाई, उड्डयन काल और क्षैतिज परावर्तन में निकालना है आपको। ठीक है, हमने अभी सूत्र देखे थे। अधिकतम ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, H मैक्सिमम जो होता है U² लगा देंगे। U कितना है इसमें 15 है, और 2 G है हमारा 10 होता है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण हमेशा 10 मान के हम सॉल्व करते हैं। वैसे 9.8 होता है, लेकिन हम 10 मान लेते हैं सरलता के लिए। इसमें हम सॉल्व करेंगे तो 11.25 मीटर आंसर हो जाएगा। उड्डयन काल के लिए हम सूत्र लगाएंगे, T = 2u sin θ/g। इसमें u अपना 15 है, sin 30 है, सूत्र इसमें लगाया हमने, तो जो थीटा है वो 30 लिखा। 30 की वैल्यू इसमें हमें sin 30 की 1 हो जाएगी, और 2 × 15 और बटे में 10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर टी का जो सूत्र था अभी हमने देखा था 2u sin θ/g। ठीक है, वही हमने यहाँ पर लगाया है। ठीक है, ये sin 30 1/2, इसलिए 2 से 2 ये कट जाएगा, तो 15/10 बचेगा, तो ये 1.5 हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से। उसके बाद देखिए क्षैतिज परास, अच्छा मैंने ये बोल दिया था sin 30 की वैल्यू गलती से 1/2 होती है। ठीक है, क्षैतिज परास देखिए R = U² sin 2θ/g, और इसमें भी सूत्र लगाएंगे और ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका आंसर 19.485 मीटर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, वृत्तीय गति किसे कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रित त्वरण का व्यंजक निकालना है। तो वृत्तीय गति क्या होती है पहले ये देख लीजिए। जब कोई कण किसी अक्ष के चारों ओर एक क्षैतिज वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। एक समान वृत्तीय गति करने वाली वस्तु पर कार्यरत त्वरण को वस्तु का अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन था अभी हमने देखा था, अभी हम देख चुके थे इसको, अभिकेंद्रीय त्वरण वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बस वृत्तीय गति जोड़ दिया है, बाकी सेम ही रहेगा, वही क्वेश्चन है। न्यूटन का शीतलन नियम लिखिए और उसकी शर्तें। तो न्यूटन का शीतलन नियम क्या है, यदि किसी वस्तु के ताप व उसके चारों ओर के ताप में अंतर अधिक नहीं है तो वस्तु के शीतलन यानी ठंडा होने की दर किसी निश्चित समय अंतराल में वस्तु के मध्यमान ताप और वातावरण के ताप के अंतर के समानुपाती होती है।
सीमाएं इसकी हैं, वस्तु के ताप और वातावरण के तापांतर में अंतर होना चाहिए, थोड़ा ही होना चाहिए। वस्तु की ऊष्मा का क्षय केवल विकिरण द्वारा ही होना चाहिए। प्रक्षेप प्रेक्षण के समय ठंडी होने वाली वस्तु के पृष्ठ का प्रकृति और क्षेत्रफल का वातावरण का ताप नियत होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए बर्नौली थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बर्नौली जो प्रमेय है, बर्नौली की थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा जाता है, तो इसको कंप्लीट कर लेना। बर्नौली प्रमेय, जब कोई आदर्श या संपीड्य व असियान द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की घर्षण रहित नली में धारा रेखीय प्रवाह में बिना किसी व्यवधान के बह रहा हो तो उसकी संपूर्ण ऊर्जा प्रत्येक बिंदु पर नियत रहती है। तो ये बर्नौली थ्योरम। ठीक है, इसमें से कोई द्रव बह रहा है, बिना किसी व्यवधान के बह रहा है, तो उसकी संपूर्ण ऊर्जा प्रत्येक बिंदु पर नियत रहती है। ठीक है, किसी भी बिंदु पर हम उठा लें इसमें नियत रहेगी। तो वही इसमें अपन को पूरा समझाना है। और जो अपना व्यंजक निकल के आएगा लास्ट में, P + 1/2, ठीक है, और डेल V² + डेल GH, ये नियतांक होता है। ठीक, तो इसको पूरा आप समझ लेना। और जैसे भी यदि आपने अपने कोचिंग वगैरह में या कहीं भी स्कूल में दूसरी तरीके से आंसर लिख रखा है, वैसे थ्योरम तो ये रहेगी, बस थोड़ा समझाने का आगे से शुरू से तरीका अलग होता है, तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को उत्तर को लिखें, वह तो मैं आप बता रहा हूँ, जिसके पास नहीं है उत्तर तो उसके लिए सही है। ठीक है, उसके बाद 10वां क्वेश्चन देखिए, रुद्धोष्म प्रक्रम तथा समतापी प्रक्रम में अंतर लिखिए। कोई 4 लिखना है। तो रुद्धोष्म प्रक्रम, इसमें ना तो निकाय के अंदर ऊष्मा आ सकती है और ना ही निकाय के बाहर जा सकती है, और रुद्धोष्म प्रक्रम होते हैं। समतापी में क्या होता है, इसमें निकाय का ताप नियत रहता है। डेल Q = 0 होता है आदर्श गैस के लिए, डेल U = -ω/W। ठीक है, तो दोनों ही तरफ आप देख लीजिए, ये अंतर हो जाएंगे। और इस प्रकार से ये हमारे सभी क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियोस अन्य सब्जेक्ट के भी आने वाले हैं। तो फिजिक्स के हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पार्ट 1, 2 और 3 करके प्रोवाइड करा दिए हैं। तीनों पार्ट्स आप देख लेना, चैनल पे मिल जाएंगे। साथ ही हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए और सभी सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को विजिट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।